जितनी सीटें पहली थी उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी। तो ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक अमित जी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। दो दल टूटे हैं, एक टुकड़ा आपके साथ है, एक टुकड़ा उधर है। ये कहता है हमारा ओरिजिनल है, वो कहता है हमारा ओरिजिनल टुकड़ा है। मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि उद्धव और शरद पवार जी के लिए कुछ सिंपैथी वगैरह थोड़ी वहां हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है जी। जो मोदी जी के साथ है उसको वोट मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है। दो खेमे स्पष्ट है, एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए है, एक राहुल बाबा और शरद पवार, ममता जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस है जिसका कोई नेता ही नहीं। अब देश की जनता ने तय करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस है, दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी आते ही छुट्टी पर जाने वाला दल है, विदेश में छुट्टी पर जाने वाला, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। एक और अपने बेटे, बेटी, भतीजे, बहुओं के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है, दूसरी ओर देश के गरीब, महिला, किसान, युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो देश की जनता ने तय करना है कि देश को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति चाहिए या वोट बैंक के लिए देश को सुरक्षा को ताक पर रखने वाले वोट चाहिए, देश के अर्थतंत्र को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए या अर्थतंत्र को डुबोने वाला ग्रुप चाहिए। देश की जनता ने, राहुल जी, फैसला कर लिया है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वोट देगी। ये चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। 41 सीटें थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का हम, देखिए, आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। उड़ीसा हम 16 के आसपास जा सकते हैं और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे, 12 भी हो सकती है। बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे। पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटरव्यू में, 30, ये तो हम जोड़कर अब निकाल ही सकते हैं कि कितना होगा, 370 होगा कि नहीं। आपने सारे आंकड़े दे दिए। ओडिशा में दोस्त न रहा, आप लोगों के रास्ते अलग हैं। वहां पे कल मैं प्रधानमंत्री को जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये ओडिशा की अस्मिता का पर सवाल है इस बार। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ओडिशा में क्या हो रहा है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि ओडिशा विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ओडिशा की भाषा, ओडिशा की संस्कृति, ओडिशा का पहनावा, इसकी गरिमा पर भी गंभीर रूप से चोट हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी भी राज्य की भाषा, संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हुए होना चाहिए, जो ओडिशा में नहीं हो रहा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम अलग लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ओडिशा की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका असेसमेंट अभी चुनाव की काफी देर है। प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ओर से बहुत लेट हुई है। मेरा एक ही दौरा हुआ है, थोड़ा असेसमेंट आएगा, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ओडिशा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। स्टेट में भी, स्टेट के चुनाव में जी।
उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार से। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे तो बहुत ही बड़ा बयान है आपका। रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद, आजमगढ़। मैंने संभावना बदायूं कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं। हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं। अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अमित जी, अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका जी। परफॉर्मेंस था? साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं। इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया, प्रधानमंत्री ने वहां बहुत दौरे किए, आपने खुद पर्सनली वहां पे बहुत दौरे किए, आपने बयान भी बड़े बड़े दिए हैं। तो साउथ इंडिया, एक अगर पूरा साउथ का सीन ले लें तो अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटें देखते हैं? पिछली बार आपकी देखिए, कर्नाटक और साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। कुल मिला के कितनी सीटें? क्या केरला तमिलनाडु में खाता खुलेगा? हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी। खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा, परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की टक्कर हुई है। पर दोनों प्रदेशों में, मतलब तमिलनाडु में भी खुलेगा, केरला में भी खुलेगा। और तेलंगाना और आंध्र को कैसे देखते हैं आप? आंध्र प्रदेश में हमारा अलायंस है, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है। और तेलंगाना में तो हम लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारी अब तक की हाईएस्ट सीट हम वहां से जीतेंगे। अमित जी, एक सवाल और, इस चुनाव के पहले 2 सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं। केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये हौत समन के बाद हाजिर नहीं हुए। पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। बहुत बार समन्स दिया गया, वो आए ही नहीं। अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कह रही हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वहां पे उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है, ये उनको मारने की साजिश है। देखो भैया, जी, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है। तो क्या उनको मारने की साजिश वो स्वयं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि वो डीजी प्रेजेंस जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है। जरा भी नहीं। अच्छा। प्रिजन सीधा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करता है, तो इसमें आपका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है, हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनाव जीतता है। अब आप लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं। देखिए, आप क्या ये कर पाएंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन? मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। जी, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं। अगर हम ईवीएम के कारण जीतते हैं तो तेलंगाना में क्यों हारे, तमिलनाडु में क्यों हारे, केरल में सालों से क्यों हार रहे हैं, हिमाचल में क्यों हारे, बंगाल में क्यों हारे? या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम से आए नतीजों में हम जीतते हैं तो भी शपथ नहीं लेंगे। जी, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। किस प्रकार की राजनीति है भैया? जब आप जीतते हो तब ईवीएम सही है, जब हारते हो तो ईवीएम नकारा है। क्या देश की जनता ये सब नहीं समझती? क्या देश की जनता इसको समझती है? मगर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है?
मैं दूर से देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। खैर छोड़िए, वो उनकी पार्टी का सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है जी। और हम उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगला चुनाव 2029 वन नेशन वन इलेक्शन होगा। देखिए, तो संसद को निर्णय करना है, जी। परंतु भारतीय आपकी तरफ जनता से कुछ- पार्टी जरूर प्रयास करेगी और उसको जमीन पर उतारेगी। अमित जी, थोड़ा हटते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया है, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टेररिस्ट को यूएस में मारने का वहां पे, और उन्होंने कहा ये जो है ये डार्क साइड ऑफ मोदी सरकार है। इसका पहले कनाडा में भी आपको पता है। देखिए, इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर, इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट आरोप है तो एजेंसियां उसका जवाब देगी। अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथड से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम इसका जवाब देंगे। कनाडा में निज्जर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मानता कोई गंभीर सवाल खड़े होते। इसी से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी, वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी। उसमें था कि पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट को जो है इंडिया ने, फिर रॉ की बात थी, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे उनको मारा, टेररिस्ट को वहां पे मारा पाकिस्तान सॉइल में। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने मारा ये तो ढूंढने का सवाल है, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि ये तो एक्सपोज हो ही गया कि पाकिस्तान की सॉइल पर भारत में आतंक फैलाने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होकर साइड से तमाशा देखेगा। ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है। इस पर आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया ये समझ गई है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है। ये वेस्टर्न प्रेस में पिछले कुछ महीनों से तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, तानाशाही, तमाम तरह की बातें करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई इसमें, ये इलेक्शन के समय में ये जो बार बार पिछले 3-4 महीनों में आता है, इसमें कोई आप साजिश देखते हैं? या साजिश छोड़ दीजिए, मैं बड़े गौरव और विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव, तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। अमित जी, कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पे बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ेगी? आपने कहा है कि आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, पार्टी तय करेगी, परंतु हम जम्मू में परंपरागत रूप से लड़ते ही रहे। कांग्रेस एक बात और कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है। कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुन लिए गए सूरत से। अभी इंदौर में भी ऐसा हुआ है। देखिए, इस देश में 37 लोग निर्विरोध चुने गए और उसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के चुने गए। तब तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा। हर पार्टी ने अपने अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती इनके कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, कार्यकर्ता हार देखकर मैदान से भाग जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है भाई? इनके उम्मीदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है, उनका है। अभी एक मुद्दा और आज उठा है जो है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे जहां खालिस्तान के नारे लगे, प्रो खालिस्तान नारे लगे। वहां पे प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे जिसको कि कहा ये वांटेड हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे क्या कोई भारत कोई कड़ा विरोध करेगा? भारत सरकार ने वहां के राजदूत को आज सम्मन किया था जी, और उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है, नाराजगी भी हमारी व्यक्त की है हमने। तो इस पर और कोई कार्रवाई की अभी? नहीं, इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी। अमित जी, आप इतना दौर कर रहे हैं, आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए हैं, उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया। कल भी मैंने सुना है कि 3 राज्यों में जा रहे हैं। इसको आप कैसे, इस तरह का पनिशिंग शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं? और ये काफी महीनों से आप कर रहे हैं। ये सालों से आदत है भाई। कार्यकर्ता था तब छोटे स्तर पर काम करता था तो भी दौरे होते थे, राज्य के होते हैं, अब देश के होते हैं।
ऑपोजिशन की नींद उड़ाने में के लिए आप जाने जाते हैं, आप सो पाते हैं कि नहीं? मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता। मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं। हाँ, इससे किसी की नींद उड़ती है तो वो उनका प्रॉब्लम है। मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी के लिए काम करना, ये मेरा दायित्व है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। अमित जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबरमती तट तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।